He is presently associated with the National Law University, Delhi, and he's also been a visiting faculty at Delhi, Nalsar, Hyderabad, IIM Indore, IIM Rohtak, and it's a pleasure for us to have him here with us. I would request the gentleman to please begin the conversation. Thank you. First of all, I welcome Sri Vedveer ji to Bhopal. This is, in him, we are meeting a very remarkable person who has been not only doing a normal job at a very important level in the government of India, but one who, with his father as his guru, he has been doing a parallel education and probably is one of the best Sanskrit researchers which we have in the country today. We are fortunate to have him here because he is putting up a very remarkable alternative hypothesis of what the Indian chronology can be. It is, in fact, almost, as in his own terms, almost a disruptive way of reconciling with the correct facts as he believes them to be. वेदवीर जी आपका बहुत स्वागत है और यह इस क्षेत्र में काल के क्षेत्र में आने का आपको जो यह रुचि आई, जो आपको ये इंटरेस्ट आया, ये कैसे और किन परिस्थितियों में आया, इसको थोड़ा बताएं, फिर हम आगे किताब पे चलेंगे. Thank you, sir. Let me first thank BLF team and Raghav Chandra ji and Rishi Shukla sir for inviting me for this very a great session on time dating of ancient India. सर एक्चुअली मैं बचपन से संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मुझे एक बहुत समस्या होती थी जब भी संस्कृत की परीक्षाओं में कि कालिदास का समय क्या है, तो उसके मत में ये डेट है, इसके मत में ये डेट है, ये कालिदास के समय तक. और कालिदास जिसके समकालीन थे, जो मध्य प्रदेश के शान है, राजा विक्रमादित्य, वो आज मिथिकल है आपके लिए, वो कभी थे ही नहीं. जिनका विक्रम संवतम आज तक प्रयोग करते आ रहे हैं, बहुत सारे अभिलेखों में पूरी परंपरा होते हुए भी हम विश्व के सामने राजा विक्रमादित्य की अस्तित्व की और उनके ऐतिहासिकता स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे बड़ी दरिद्रता क्या हो सकती है हमारी. तो ये कुछ ऐसे प्रश्न थे. कालिदास ने एक ज्योतिर्विदाभरणम ग्रंथ लिखा, वो कह रहे कि मैं 3067 कलयुग में लिख रहा हूं, और राजा विक्रमादित्य का जन्म कलयुग के 3000वें वर्ष में हुआ, ये भविष्य पुराण में लिखा है. क्या ये सब कुछ असत्य है? तो फिर जब मैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा में था, तो मैं इतिहास विषय लिया. जब दोनों का क्योंकि मुझे सारे संस्कृत ग्रंथों का बहुत गहन अध्ययन कर चुका था, फिर मैं जो आधुनिक इतिहासकारों वाला ग्रंथों को पढ़ा, तो मुझे इस बात पर एक ये आश्वासन मिला कि कुछ तो गलत है क्रोनोलॉजी में जो पढ़ाया जा रहा है. दैट एक्चुअली लेड मी फॉर दिस. वो एक्चुअली मुझे स्लीपलेस नाइट्स बहुत दिनों तक रहा कि इसे कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ये सरल काम नहीं था. तो ये मुझे अनुसंधान के लिए प्रेरित किया. बहुत अच्छे वेदवीर जी, ये जो आपने बात कही कि अंदर से आपके एक उत्कंठा थी कि किस प्रकार से मैं इस जो डिफिकल्टीज हैं इनको रिकंसाइल करूं, और इसलिए आप इतने सालों से इस काम को करते चले आ रहे हैं. समय तो बहुत तेजी से बहता जा रहा है और बहता जाएगा. हम विश्व को यह जब तक सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि हम कितने पुराने हैं, तब तक हम आपस में इस बात को लेकर के कितना भी चर्चा कर लें, आगे नहीं बढ़ पाएंगे. मुझे लगता है कि जो आप आज कहोगे उसमें कुछ ना कुछ हमें इस दिशा में आगे बढ़ने का साधन मिलेगा. अब जो आपने इस गणना को रखा है, पहले हम दर्शकों के सामने रखें, फिर आगे बात करेंगे. जी जी. मैं पूरे ये कालगणना पर ना एक प्रस्तुति मैं आपके सामने रखूंगा, प्रेजेंटेशन अगर वो प्रारंभ कर सके. वी हैव ए ट्रेडिशनल युग कैलेंडर. आज आपने शक संवत विक्रम संवत का प्रयोग करते आ रहे हैं हम परंपरा से, लेकिन उससे पहले क्या था, हमारे पास युग कैलेंडर था. क्यों? क्योंकि हमारे इतिहास में
महाभारत जो है ये द्वापर युग में के अंत में कलयुग के प्रारंभ में हुआ, और रामायण कब हुआ? त्रेता युग के अंतिम शताब्दी में हुआ। और एक और ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत, उसमें ये लिखा हुआ है कि नेक्स्ट, उसमें ये लिखा हुआ है कि वो कृतयुग के अंत में लिख रहे हैं। तो अभी जो हमारी परंपरागत क्रोनोलॉजी है नेक्स्ट, उसमें कि लगभग 6 मनवंतर, जैसे 6 साइकिल समाप्त हुए हैं, ये 7वां साइकिल है, जिसमें 27 चतुर्युग समाप्त हुए हैं और 28वां चतुर्युग चल रहा है नेक्स्ट। तो हमारे पास जो डेटेड संस्कृत टेक्स्ट है, जैसे युग कैलेंडर में डेटेड है, क्या है वो? है मयासुर का सूर्य सिद्धांत। वो कह रहे हैं कि मैं 27th कलयुग चतुर्युग के समाप्ति के बाद जो 28वां कृतयुग प्रारंभ हुआ है, उसमें मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूं। ये है डेटिंग। भरत नाट्य शास्त्र में भरत मुनि कह रहे हैं कि मैं वैवस्वत मनवंतर के त्रेता युग में लिख रहा हूं। और वाल्मीकि रामायण सबको विदित है, महाभारत भी सबको विदित है नेक्स्ट। एक और है युग कैलेंडर से जुड़े एक सप्तर्षि साइकिल है नेक्स्ट। तो ये 2700 ईयर का साइकिल है, और हर एक 100 ईयर का एक सब साइकिल होता है, उसको एक नक्षत्र का नाम दे दिया गया। 27 नक्षत्र होते हैं, 27 100 साइकिल से, तो 2700 ईयर साइकिल है नेक्स्ट। हमारी परंपरा में बहुत सारे बृहत संहिता, राजतरंगिणी, पुराणों में भी जब युधिष्ठिर शासन कर रहे थे महाभारत युद्ध के बाद, या इंद्रप्रस्थ में महाभारत युद्ध से पहले, तब सप्तर्षि जो है मघा नक्षत्र में थे। और वो मघा नक्षत्र का सब साइकिल है 3176 बीसी टू 3076 बीसी। और कश्मीर is using traditionally Saptarshi calendar, entire Rajatarangini written in Saptarshi calendar, and they are still using 3076 as Laukik Apta. बिकॉज पहले वो एक अलग कैलेंडर थे, बाद में चैत्रादि कैलेंडर शुरू किया, तो तब उनको एक कलयुग से समीप जो है वो 3076 को लेके उन्होंने आज तक अपना कैलेंडर चला नेक्स्ट। तो सप्तर्षि कैलेंडर और नेक्स्ट। अब ये है कि ये जो युग कैलेंडर है, क्योंकि वेदांग ज्योतिष में लिखा हुआ है युगस्य पंचवर्षस्य, 5 वर्ष का युग होता था। तो नेक्स्ट, उसकी एंटिक्विटी हम कैसे साबित करेंगे? वेदों में आप ल्यूनी सोलर कैलेंडर का प्रयोग मिलता है, क्योंकि हम वैदिक युग से ही एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में काफी एडवांस थे। यजुर्वेद में त्रयोदश मास का उल्लेख मिलता है, और सीजनल मंथ्स जो सोलर है, सीजनल है मधु माधव, ये 12 जो सोलर मंथ्स है उनका, और सीजनल मंथ्स है उनके 12 नाम मिलते हैं। और 28 नक्षत्रों का डिवीजन अथर्ववेद का नक्षत्र सूक्त है। आप ऋग्वेद में 12 आदित्य, वो 12 राशियां हैं। और दीर्घतमा के सूक्तों में 360 डिग्रीज और 720 हाफ डिग्रीज का भी उसमें उल्लेख है। 360 डिग्री सिंपल है, 365 डेज का एक आपने 360 डिग्री का एक, क्योंकि आपको एक राउंड फिगर चाहिए था जब भी आप ये सर्कल का जब ट्रिग्नोमेट्रिक आप कैलकुलेशंस करेंगे। ये जो एंशंट युग कैलेंडर है वैदिक युग से लेके महाभारत तक कंटिन्यूअस रहा है, और उसके बाद कलयुग का कैलेंडर हम प्रयोग कर रहे हैं नेक्स्ट। ऋग्वेद में दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान दशमे युगे, बहुत जगह युग शब्द का प्रयोग हुआ है, उसमें युग कैलेंडर भी है। जैसे दशमे युगे, 10वें युग में दीर्घतमा ऋषि जो है वृद्ध हुए थे, तो 5 into 10 is 50 years नेक्स्ट। तैत्तिरीय संहिता में भी ये युगों का, चतुर्युग का उल्लेख मिलता है नेक्स्ट। अथर्ववेद, ऐतरेय संहिता, तैत्तिरीय संहिता में भी आप, अगर मैंने उनको बोल्ड किया है जहां जहां पर कली शब्द का प्रयोग आया है, या दूसरे नेक्स्ट जो नेक्स्ट, उत्तिष्ठ त्रेता भवति कृतं संपाद्यते चरैवेति चरैवेति नेक्स्ट। मंडूकोपनिषद और निदान सूत्र और ये मंडूकोपनिषद, ये सब मैं वैदिक और पोस्ट वैदिक टेक्स्ट ही गिना रहा हूं नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये निदान सूत्र सामवेद का है, उसमें चारों युगों का वर्णन है नेक्स्ट। वाजसनेयी संहिता और षड्विंश ब्राह्मण,
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये जस्ट मैंने एक आपको लिस्ट आउट किया कि कहाँ कहाँ पर क्या परंपरा है युग की परंपरा। नेक्स्ट। अब समस्या आती है ये कॉन्सेप्ट कैसे आया युग और चतुर्युग। युग जो है 5 वर्ष का क्यों लिया गया, क्योंकि द सोलर कैलेंडर, a solar year has 365 days, 6 hours and some seconds. देन आपका जो ल्यूनर कैलेंडर है वो 354 डेज का होता है। दोनों का जब आप समन्वय करेंगे ल्यूनी सोलर कैलेंडर में, आपको 2.5 ईयर्स में एक एडिशनल ल्यूनर मंथ को इंटरकैलेट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इन्होंने 5 ईयर्स का एक युग लिया। तो 5 ईयर्स में आप 2 इंटरकैलेशन करेंगे तो एक आपका दोनों का सोलर और ल्यूनर कैलेंडर का एक मोटा मोटा सामंजस्य हो जाता है। नेक्स्ट। तो ये पहले क्या करते थे 366 डेज, क्योंकि 365 प्लस फ्यू आवर्स हैं, इसलिए एक राउंड ऑफ 366 में किया गया वैदिक युग में। 366 इंटू 5 1830 डेज। लेकिन जैसे ही कलयुग आता है, माने फोर्थ युग आता है, आप एक्चुअली 15 डेज एक्स्ट्रा इंटरकैलेट कर रहे हो। तो एक अर्धमास इंटरकैलेशन वाला, आप बहुत सारे वैदिक टेक्स्ट पढ़ेंगे आपको अर्धमास इंटरकैलेशन का आता है। तो वो इसका मतलब ये है द युग कैलेंडर वैदिक युग में स्टार्ट होता था अमावास्या से, अंत होता था कलयुग आते मैंने फोर्थ युग आते आते पूर्णिमा पर, फिर पूर्णिमा से प्रारंभ होके फिर अमांत में होता है। तो अमांत और पूर्णिमांत दोनों कैलेंडर चलते थे, लेकिन ये उतना एक परपिचुअल या जनरल यूज के लिए उतना ये यूजर फ्रेंडली नहीं था। नेक्स्ट। तो ये था वाई 20 ईयर साइकिल क्यों लिया गया, ये चतुर्युग कल्पना क्यों है, वो इस वजह से ही। युग कैलेंडर था 5 ईयर्स वेयर वी आर परफेक्टली रिकॉन्साइलिंग, लेकिन क्या हो रहा है कि आपको कोई एक, हम वैदिक युग से ही हमारा कैलेंडर विजिबल है। आप बाहर जाइए, देखिए कहाँ चांद है, वो तिथि है आपकी किस नक्षत्र में। आप सुबह देख लीजिए, सूर्योदय से पहले सूर्य किस नक्षत्र में किस राशि में, आपको पता लग जाएगा। आपके लिए कैलेंडर एस्ट्रोनॉमिकली विजिबल है। तो भारतीयों ने कभी भी कैलेंडर रिफॉर्म ग्रेगोरियन की तरह नहीं, के कैलेंडर में से 10 दिन गायब कर दिया फिर कह दिया कि हाँ परफेक्ट हो गया। इस तरह के मूर्खतापूर्ण रिफॉर्म्स कभी भारत में नहीं हुआ। कैलेंडर रिफॉर्म करने का हमारे पास आइदर अधिक तिथि और क्षय तिथि, अधिक मास क्षय मास, यही विधाएं थी। उसी के आधार पर कैलेंडर का रिफॉर्म होता था। फिर भी हम एक्यूरेसी चाहते थे ताकि परपिचुअल एक हजारों सालों तक कैलेंडर चलता रहे, उसमें रिफॉर्म करने की आवश्यकता ना पड़े। नेक्स्ट। तो उसके लिए हम रिकंस्ट्रक्ट, नेक्स्ट, ये जस्ट मैंने दिखा कि 0.75 डेज एक्स्ट्रा हो जाते एवरी ईयर। नेक्स्ट। तो अब हम कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, समस्या ये है आज लाखों करोड़ों वर्षों में कैलेंडर युगों की गिनती होती है। 43,20,000 ईयर्स वन चतुर्युग का, ये अभी जो भारतीय ज्योतिष में युगों का साइकिल्स इतने बड़े क्यों हो गए। जब मेगास्थनीज आया था भारत में, he was talking about 6,451 years and 153 kings. Indians counted 6,451 years and 153 kings. So Megasthenes is not aware of lakhs of crores of years of yugas. Why? Because our historical timeline was different and astronomical cycles. So क्या हुआ कि गुप्त काल में एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल्स और हिस्टोरिकल टाइम साइकिल्स मिक्सअप हो गए, जिसकी वजह से कैलेंडर ईयर्स जो है आपके युग साइकिल्स काफी बड़े होते चले गए लाखों करोड़ों वर्षों में। तो उसको हम कैसे अनरावल करेंगे। नेक्स्ट। वी हैव एन आर्कियो एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस। सूर्य सिद्धांत में क्योंकि डेटेड एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट है, वो कह रहे हैं अस्मिन् कृतयुगस्यान्ते, अस्मिन् कृतयुगस्यान्ते, इट मींस ही सेइंग आई एम राइटिंग at the end of 28th Krita Yuga in 7th Manvantara. Sarve Madhyagata Grahaha. So he is actually talking about a perfect conjunction of all planets, all 5 planets, Sun and Moon, in when Sun was in first degree, Meshadau Tulyata Mita, Meshadau, the first degree of Aries. आपके पास 360 डिग्री है, तो भी मैथमेटिकल स्टूडेंट बताए उसका प्रोबेबिलिटी चेक करिए। किसी भी डिग्री में आपको ये वैसा साइक्लिकल नहीं है जैसे एवरी प्लैनेट जो है, जैसे शनि 30 इयर्स में एक साइकिल करता है, बृहस्पति 12 वर्ष में, सन 1 ईयर में, लेकिन कंजंक्शन का कोई ऐसा नहीं है, बट एन एवरेज
one conjunction occurs in 400 years roughly. So what I did, I took 20,000 years a time span. Why? Because I don't want to venture into an ice age, because ice age civilizational existence is impossible. So 16,000 BC to till date, how many such 20,000 years में 400 years क्या था, what texture? Maximum for 15 conjunctions. Out of 50, when this conjunction took place, that took place on 22nd February 6778 BC, exactly 8,800 years before. And this all softwares, because while using the very advanced time correction, because you need time correction also, a delta t time correction is required because moon movement is little erratic due to gravitational forces. So what I did, I put this as a sheet anchor. Next. And another methodology, this is actually Anil Narayanan. He used some different methodology using the planetary, the star positioned others. He came to a date around 7,300 BC, maybe roughly, when that data of the all stars, what actually the trigonometric data considered by the Mayasura Surya Siddhanta. आप देखिए वैदिक युग में जो ये नक्षत्रों की कल्पना अथर्ववेद में है, 28 नक्षत्रों वाला, किसी भी सिविलाइजेशन में ल्यूनर कैलेंडर था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ल्यूनर कैलेंडर पूर्णिमा से पूर्णिमा, अमावस्या से अमावस्या इजी है, लेकिन नक्षत्र जो है ये केवल भारतीय सभ्यता में ही है। क्यों? ये केवल वही कर सकता है जिसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की समझ है, क्योंकि 360 डिग्री मोशन ऑफ द मून और ये जो दूसरा जो सिनोडिक मोशन है, दोनों डिफरेंट है, ये भारत के अलावा कहीं नहीं है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री वैदिक युग से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और व्हेन मयासुरा वाज राइटिंग सूर्य सिद्धांता इन 6778 BC, ही वाज एक्चुअली प्रैक्टिसिंग स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन हम क्या पढ़ाते हैं अपने ग्रंथों में? द ग्रीक स्कॉलर हिपाकस इज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो बेस्ड ऑन दिस, जब जितने भी वैदिक ग्रंथों में जो आर्क्यू एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंसेस है, मैं वन बाय वन नेक्स्ट आकर, एक अश्विनी नक्षत्र में अश्विनी सूक्त है ऋग्वेद में, नेक्स्ट, और ये मृगशिरा आदि लिस्ट आता था, ओरायन जो बाल गंगाधर तिलक से लेकर के ओरायन, अग्रायण और मृगशिरा नक्षत्र से जो नक्षत्रों की लिस्ट तैयार की गई, प्रजापति, फिर उनके 27 पुत्रियां, रोहिणी, भरणी, कृत्तिका, भरणी, अश्विनी। तो ये 28 नक्षत्रों की जो मृगशिरा से स्टार्ट होता है वो, उसके बाद रोहिणी वाले नक्षत्रों का लिस्ट आया, उसके बाद अथर्ववेद के समय में कृत्तिका लिस्ट आया, इसलिए नक्षत्र सूक्त अथर्ववेद में कृत्तिका न, और सारे ब्राह्मण ग्रंथों में कृत्तिका से ही प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट। तो ये 7300 BC में विंटर सोल्स्टाइस शिफ्टेड टू अश्विनी। वहां से हमने क्या किया, विंटर सोल्स्टाइस से नक्षत्र, क्योंकि उत्तरायण से जैसे ही सूर्य जो है एक समय के लिए स्टेशनरी होता है, तो वो एग्जैक्टली हम 0 पॉइंट ले सकते हैं। अब इक्विनॉक्स थोड़ा सा मुश्किल है उस समय के लिए, उन्होंने वो पॉइंट लेकर के नक्षत्रों के 180 डिग्री और जो 360 डिग्री कैलकुलेट, आपको 0 डिग्री लेना पड़ेगा नक्षत्र डिवीजन करना है तो। नेक्स्ट। सो देन जब अश्विनी से हमने प्रारंभ किया 7300 BC में, वी डिलीटेड वन नक्षत्र कॉल्ड अभिजित। वाई? बिकॉज 360 डिग्री को 27 से डिवाइड कीजिए, 13.2 एक आपको बिना फ्रैक्शन का वैल्यू मिल जाता है। और सेकंड, जो मून का जो ये जो मोशन है उसमें जो है 360 डिग्री मोशन 27.36 डेज में होता है, तो 36 को 27 में आप अगर राउंड ऑफ करते हैं तो यू विल हैव ए बेटर मैथमेटिकल। नेक्स्ट। सो देन कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स, जो ये सूर्य सिद्धांत वाला। नेक्स्ट, मैं एक एक दिखा। नेक्स्ट, ये है अश्विनी नक्षत्र में ऑटोमनल इक्विनॉक्स। मैं ऑटोमनल इक्विनॉक्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जनरली वर्नल या विंटर सोल्स्टाइस लेकर के 7000 तक 7000 BC का डेट दिया, लेकिन अश्विनी सूक्त ऋग्वेद वैदिक परंपरा में ना शरद ऋतु को संवत्सर का समानार्थक के रूप में हजारों बार प्रयोग हुआ है। जीवेम शरदः शतम, पश्येम शरदः शतम। तो शरद ऋतु का कैलेंडर था, वो होते होते महाभारत आते आते उत्तरायण का कैलेंडर हो गया वही, ड्यू टू प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस। नेक्स्ट, ये है ये फाल्गुन आदि कैलेंडर। नेक्स्ट,
ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक आपको वेदांग ज्योतिष का कैलेंडर ही सबसे प्राचीन है, लेकिन जैमिनी ब्राह्मण में नेक्स्ट आपको मिलेगा प्रथम फाल्गुनो वै मासो द्वादशाहस्य प्रथम मह चैत्रो द्वितीयम वैशाखस्तृतीयः। आप देखेंगे फाल्गुन मास को प्रथम कहा गया। अगर आप विंटर सोल्स्टिस लेंगे फाल्गुन में तो 3800 बीसी के आसपास आएगा समय। लेकिन अगर आप ये विंटर सोल्स्टिस लेंगे, स्पेशली ये ऑटमनल इक्विनॉक्स अगर फाल्गुन मास में होगा तो ये 11200 बीसी के आसपास। नेक्स्ट, अब ये शरद ऋतु को संवत्सर का समानार्थक जो है लगभग 33 रेफरेंसेस है ऋग्वेद में, 18 जो है तैत्तिरीय में, जैमिनी ब्राह्मण को पंचशारदीय यज्ञ है। और एक और मैं बहुत ही आपको स्पष्ट प्रमाण दूंगा। नेक्स्ट, चातुर्मास, ये विषुवान का है, इक्विनॉक्स। आपको दो ही जितने भी वैदिक ग्रंथ है, ब्राह्मण आरण्यक है, आपको विषुवान से ही संवत्सर का प्रारंभ है। कुछ लोग विषुवान का अयन अर्थ करके उत्तरायण करने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। विषुवान का अर्थ ही वो है, और उसका तैत्तिरीय संहिता है, साम्येघ्ये विषुवान संपद्यते। साम्येघ्ये ये संस्कृत जो भी इसका समानार्थक है, जब वर्षा ऋतु संपन्न होता है तभी इक्विनॉक्स, तो ये ऑटोमनल इक्विनॉक्स ही है। और यही नेक्स्ट एक और चातुर्मास्य, फाल्गुन चातुर्मास्यानि प्रयुञ्जानः फाल्गुन्यां पौर्णिमास्यां प्रयुङ्क्ते। चातुर्मास्य जो है एक ऐसा रिचुअल है, ये सीजनल रिचुअल है, ये कोई कैलेंडर से वैसा ना। अभी वर्तमान में हम करते हैं देवशयनी एकादशी से लेके देवोत्थान एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से स्टार्ट करते हैं, कार्तिक मास के शुक्ल ये जो चतुर्मास है ये क्या है? ये वस्तुतः वर्षा ऋतु का जो 3 महीने हैं, वो हम कुछ 15-20 दिन पहले से वर्षा ऋतु के प्रारंभ से एक तरीके से समर सोल्स्टिस से 10-12 दिन पहले से प्रारंभ करते हैं, और फर्स्ट मंथ ऑफ ऑटम सीजन में हम समाप्त करते हैं। ये चातुर्मास्य था। और फाल्गुन मास की पूर्णमासी को क्या कह रहे हैं? चातुर्मास्य के बीच में हो रहा है, तो वो ऑटमनल इक्विनॉक्स ही है। तो वैदिक युग में एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस जितने भी है वो ये प्रूव करते हैं, और हंड्रेड्स ऑफ रेफरेंसेस ऑफ शरद एज संवत्सरा एज ए 1 ईयर, ये इंश्योर करता है कि वैदिक युग में शरद ऋतु का कैलेंडर था, ना कि उत्तरायण का कैलेंडर। नेक्स्ट, ये गोपत ब्राह्मण में भी सेम। नेक्स्ट, तो ये अग्रहायण जो है ये सर्वप्रथम जो है 11,200 बीसी के आसपास, जब दक्ष प्रजापति ने कनखल में हरिद्वार के पास जो उन्होंने यज्ञ किया था, उस समय कैलेंडरिक रिफॉर्म हुआ था। वो मृगशिरादि लिस्ट बना था, प्रजापति और 27। तो फर्स्ट मृगशिरादि नक्षत्र, क्योंकि उस समय विंटर सोल्स्टिस मृगशिरा नक्षत्र में था। नेक्स्ट, सो एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का प्रारंभ है। नेक्स्ट, उसके बाद रोहिणी लिस्ट, ये आपके बहुत से ग्रंथों में है। प्रजापति मृगशिरा है, माने विंटर सोल्स्टिस। हाउ दैट इज शिफ्टिंग टू रोहिणी, तो ये वैदिक और नेक्स्ट ग्रंथों में कई आख्यान आते कि क्यों प्रजापति अपने पुत्री के घर में क्यों जा रहे हैं, तो वो वस्तुतः रोहिणी में शिफ्ट होने का 1000 ईयर्स के बाद। नेक्स्ट, तो बहुत सारे ये है, अथर्व महाभारत के वन पर्व में भी है। नेक्स्ट, ये कृत्तिकादि लिस्ट फेमस है सारे ब्राह्मण ग्रंथों में। ये एक्चुअली यहाँ से उत्तर वैदिक युग, पोस्ट वैदिक इरा प्रारंभ होता है, 9200 बीसी। नेक्स्ट, ये है विंटर सोल्स्टिस। अब ये आप देखेंगे बहुत क्या क्या कैसे युग कैलेंडर बदला। सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था, नेक्स्ट, वो चैत्र मंथ में था, क्योंकि मेष से लेकर के कन्यांत जो है ये देव भाग है, देवताओं का ही ये 180 डिग्री वाला भाग क्यों कहा गया? क्योंकि हमारा वैदिक कैलेंडर, युग कैलेंडर चैत्र मास से प्रारंभ हुआ था, तब शरद ऋतु हुआ करती थी। लेकिन 2000 ईयर्स के बाद एक ल्यूनर मंथ पीछे हो गया, इसलिए जब ऋग्वैदिक युग चल रहा था, जब दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, तब फाल्गुन मास में ये शरद ऋतु था।
फिर 9100 में माघ, जो माघ शुक्लादि कैलेंडर का जो वेदांग ज्योतिष कैलेंडर है वो वस्तुतः ये है। लेकिन आजकल वेदांग ज्योतिष का कई बार ये डेट 1300 बीसी के आसपास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अंदर वो ये नहीं कह रहे हैं, एक तो लगधस्य महात्मना जो लिख रहा है वो लगध नहीं है, वो लगध के वेदांग ज्योतिष को लिखने वाला एक शुचि है उनके परंपरा का। और दूसरा वो कह रहे हैं तद आगे आदि युगम से, जब आदि युग हुआ था उस समय माघ शुक्ल प्रतिपदा वो बता रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि उनके जीवन काल में ये हो रहा है। नेक्स्ट। तो इस तरीके से जो माघ शुक्लादि कैलेंडर जो 9200 में ऑटमनल इक्विनोक्स में था, उसके बाद हमने कैलेंडर रिफॉर्म नहीं किया, वी केप्ट एज इट इज माघ शुक्लादि। इसलिए माघ शुक्लादि कैलेंडर महाभारत आते आते उत्तरायण आदि कैलेंडर हो गया। नेक्स्ट। ये 7300 बीसी में ये एक नक्षत्र को हटा करके यहाँ से सेवंथ साइकिल, ग्रेट साइकिल जिसे मनवंतर सव, यही से चूंकि जो ये वेस्टर्न ग्रीक मेगास्थनीज जब आया था, वो जो कह रहा है कि 6400 ईयर, वो एक्चुअली यहाँ से काउंट कर रहे थे, क्योंकि ये 7वां युग प्रारंभ वहां से काउंट करके 153 किंग्स का लिस्ट दिया गया। लेकिन मॉडर्न हिस्टोरियन सेलेक्टिवली उसी सेंटेंस में से निकाल करके, एक ही सैंड्रो कोट्टस और चंद्रगुप्त मौर्य इनके समकालीनता के बारे में ही बात करते हैं। दे नेवर टॉक अबाउट 6451 years. It means at least the Greek sources are certifying that India is much more ancient than 7000 BC. Next. So this we have to. तो ये जो 1000 ईयर का साइकिल होता था पहले, क्योंकि देवाह वही सहस्र संवत्सराय दिदीक्षिरे, और जो ये सत्र यज्ञ हुआ था ये नैमिषारण्य में, वो 1000 वर्षों तक हुआ। तो ये 1000 वर्षों का साइकिल क्या हुआ, जैसे ही सिद्धांतिक एस्ट्रोनॉमी का प्रारंभ क्या हुआ कि ये जो 5 ईयर का युग साइकिल है उसमें रिकॉन्सिलिएशन उतना परफेक्ट नहीं हो रहा था, तो मयासुर का जो सबसे इनोवेशन है, ही इंट्रोड्यूस द 12 ईयर साइकिल ऑफ बृहस्पति, द जुपिटर साइकिल, द जोवियन साइकिल, जिसे हम कुंभ मेला आजकल जो प्रयोग कर। नेक्स्ट। तो वहां से हम नेक्स्ट, तो हमारे लिए एक युग कैलेंडर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एक हमको मिल गया कि 28वां जब कृतयुग समाप्त हुआ वो समय था 6777 बीसी। तो हम प्री सिद्धांतिक एस्ट्रोनॉमी डिफाइन कर सकते हैं 5 ईयर युग, 20 ईयर साइकिल, 1000 ईयर का ग्रेट साइकिल था। जैसे ही सिद्धांतिक एस्ट्रोनॉमी आया, नेक्स्ट हमने 12 ईयर का साइकिल लिया, 7 डे वीक इंट्रोड्यूस हुआ, 60 ईयर साइकिल भी आया, और 1200 ईयर से अब 1200, क्योंकि 12 से डिविजिबल चाहिए था, 1000 इज नॉट डिविजिबल बाय 1000। तो इस तरीके से नेक्स्ट तो ये पूरा आपको 6782 तक आपको 6 मनवंतर और 27 जो चतुर्युग समाप्त हुए उसका समय मिलता है। नेक्स्ट। तो ये इवोल्यूशन आपको याद रखना है। ओरिजिनली व्हेन इन द वैदिक युगा वी यूज्ड ओनली 5 ईयर युगा, 20 ईयर चतुर्युगा एंड 1000 ईयर महायुगा। But after 6777 BCE, we started adopting 1200 years. That's why Treta Yuga, the 28th Treta Yuga was 1200 years. ये रामायण युग है 5600 BC के आसपास। अगर आप सी लेवल सिमुलेशन भी स्टडी करेंगे, उसमें भी जो श्रीलंका है 6000 BC से आगे वो आइलैंड नहीं था, वो तमिलनाडु का पार्ट था। सी लेवल रोज हुआ तो उसको बीच ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर का एक एरिया था जो हाई टाइड में सबमर्ज होता था रामायण युग में। उस समय मिट्टी पत्थर पेड़ एक तरह का लैंड फिलिंग करके राम सेतु का या नल सेतु का निर्माण हुआ था। उसके बाद जो है 1200 को जैसे ही त्रेता युग समाप्त हुआ, 1200 इज लिमिटेड, क्योंकि आप फ्रैक्शन में डील कर, यू नीडेड ए बिग, देन वी हैव एनलार्ज द युग साइकिल टू 12000 और डिफरेंशियल ड्यूरेशन लिया था तो 2400 ईयर द्वापर युग हुआ। देन कलयुग आते आते फिर हमने युग साइकिल्स को और एनलार्ज कर दिया, 12000 मल्टीप्लाइड बाई 360, 43,20,000 ईयर्स। प्रॉब्लम यहाँ आया, जैसे ही गुप्त काल में रिकम्पाइलेशन हुआ पुराणों का, हमने सोचा कि ये 43,23,000 ये युग साइकिल है, इसके बेसिस पर हमने रिकम्पाइलेशन में कुछ गलतियां की। इसलिए जब पुनः संकलन किया रामायण का, तो हम कहते हैं कि राम 11,000 ईयर्स तक उन्होंने शासन किया था। वो क्यों? क्योंकि आपके पास हिस्टोरिकल टाइमलाइन छोटा है, एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल बड़ा हो गया, इससे इतिहास और आपकी जो एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल है वो मिक्सअप हो गए, उससे हम क्रोनोलॉजी से भटक गए। नेक्स्ट।
तो इस तरीके से हम नेक्स्ट, तो ये जो सप्तर्षि कैलेंडर, अब हम पहले तो हम युग कितने समाप्त हुए यही याद रखते थे, लेकिन 6777 बीसी के बाद युग साइकिल जब 1200 ईयर्स हुआ, अब मुश्किल था, किसी के जीवन काल में 1200 ईयर्स समाप्त तो होते नहीं एक के जीवन में। इसलिए एक इनोवेशन हमने किया, हर 100 वर्ष को एक नक्षत्र का नाम देते हैं, बस और कुछ नहीं, ये कोई एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट नहीं है, एक ट्रिक है याद रखने का, क्योंकि हम कितने वर्ष समाप्त हुए ये याद रखना था, तो हर नक्षत्र का, हर 100 वर्ष का एक नक्षत्र का नाम दिया। तो इस तरीके से मघा नक्षत्र आप देखेंगे 3177 टू 3077, ये महाभारत का टाइम है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ये पूरा मैंने एक चार्ट जो है, कैसे हम टाइमलाइन वैदिक युग से हम प्रारंभ करते हैं, तो 13,300 बीसी से लेके आपका एक कैलेंड्रिकल कंटिन्यूटी है भारतीय सभ्यता की, 15,000 से 16,000 वर्ष प्राचीन भारतीय सभ्यता। नेक्स्ट, इसका मैं आपको एक, अभी तक मैंने एस्ट्रोनॉमी ट्रेडिशन दोनों को रिकॉन्सिल किया, एक तमिलनाडु में एक इंडिपेंडेंटली उन्होंने पांड्य राजाओं का एक समय रखा हुआ था। नेक्स्ट, तो फर्स्ट संगम इरा जो है 4,400 वर्षों तक रहा। नेक्स्ट, सेकंड संगम जो है 3,700 वर्षों का। और ये जो है ऋषि अगस्त्य का समय, ऋषि अगस्त्य वही है जिन्होंने ऋग्वेद में उनके सूक्त भी हैं, और ऋषि अगस्त्य उसी समय के जब दक्ष प्रजापति महादेव शिव थे उस समय के हैं, तो वो भी, उनका भी टाइमलाइन 11,200 बीसी को जाता। ये एक कोरोबोरेशन है जो इंडिपेंडेंट टाइमलाइन जो मेंटेन किया गया, ये एक ट्रेडिशनल एविडेंस है जो कि इंडिपेंडेंट ट्रेडिशन अदर देन एस्ट्रोनॉमिकल। नेक्स्ट नेक्स्ट, इसके आधार पर हम जो है भारतीय सभ्यता की क्रोनोलॉजी कैसे बना सकते हैं, आ जाइए नेक्स्ट। ये वेदों का कंपाइलेशन लगभग 11,500 टू 10,500 बीसी में हुआ है। उसके बाद रामायण इरा, महाभारत इरा, एक जो नीचे मैंने बुद्ध निर्वाण और आदि शंकराचार्य। नेक्स्ट, ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि परंपरा में 3,162 बीसी, मिडल ऑफ 32nd सेंचुरी बीसी वाज द महाभारत डेट। उसके बाद बुद्ध, महापद्म, महापद्म और महाभारत के बीच में 1500 का डिफरेंस है, तो बुद्ध का 1200 ईयर्स का ही हो सकता है। मॉडर्न टेक्स्ट बुक्स में एरर हुआ है, इसलिए 5000 बीसी इज द डेट ऑफ बुद्ध निर्वाण। यहां से हम डिस्कनेक्ट हो गए इंडियन क्रोनोलॉजी से। आज एवरी आर्कियोलॉजिस्ट, एवरी हिस्टोरियन, ही refers to anything beyond 500 as a prehistory. It means we have no history. Why? Because we lost chronology. So then they सारा इतिहास भारत का वेद से लेके बुद्ध तक समेट दे 1000 वर्षों में, एंड इंडिया नेवर एग्जिस्टेड बिफोर 1500 बीसी। नेक्स्ट, आर्कियोजेनेटिक्स के कुछ मैं बताऊंगा कि अराउंड 18,000 to 16,000 BC इंडिया वाज मोस्ट पॉपुलस कंट्री। 2-3 very research papers have been published. R1A, this is this, ये जो जीन है इसको जनरली इंडो यूरोपियन जीन के नाम पे वो कहते हैं। ऑलमोस्ट 40% ऑफ इंडियंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस R1A मेल एंसेस्ट्री, 16,000 बीसी में ओरिजिनेट हुआ। नेक्स्ट, R1B, इसका एविडेंस जो है यूरोप में लगभग 12,000 बीसी में आता है। वो वहां कैसे पहुंचा? ये वैदिक युग में देव दानव, जब वृत्रासुर के साथ इंद्र का युद्ध हुआ था तो दानव माइग्रेशन होता है, और यही दानव ही डेनान्स है, प्रोबेबली अनातोलियन ग्रीक सेटलर्स जो है, दे हैव इंडियन जीन्स। नेक्स्ट नेक्स्ट, सो ये रिसर्च चल रहा है आर्कियोजेनेटिक्स वाला। नेक्स्ट, एंटायर माइटोकॉन्ड्रिया, मैटरनल जो फीमेल एंसेस्ट्री है, एंटायर यूरोप दे थिंक दैट इंडियन ईव्स आर मदर्स of all Eastern Europeans. Naturally, West Europeans originated from Eastern Europeans. Next, next. अब ये कि प्रश्न आता कैसे ईरानियन एंसेस्ट्री हमारे, तो ऑलमोस्ट 5,000 3,000 बीसी में इंडोसीथियंस, ये शक है, शक कोई भारतीयों से अलग नहीं है, अफगानिस्तान में सेटल थे। हम इंडस के वेस्ट में जो भी रहते उनको म्लेच्छ कहते थे। उनको उन्होंने जो, क्योंकि रघुवंश में रघु का जो है म्लेच्छों के बने कि सिंधु नदी क्रॉस करके म्लेच्छों को हराने का बहुत कुछ कालिदास वर्णन करते हैं रघुवंश में। तो उस समय से जो है एक संघर्ष चल रहा था इक्ष्वाकु वंश में, और ये क्रॉस इंडस जो सीथियन से, वो जो है ईरानियन से मिक्सअप, क्योंकि ईरानियन एंड इंडियन एंसेस्ट्री सेपरेटेड। वो वैदिक युग में देवासुर का जो
दोनों में युद्ध हुआ था, तो असुर जो है वेस्ट ईरान को माइग्रेट करके थे। तब से 11,000 या 12,000 ईयर्स से इंडियन जीन्स और ईरानियन जीन्स हैव सेपरेटेड। वही असुर जो है, असुर वेद का उल्लेख आता है, वही असुर वेद ही बाद में अवेस्ता के रूप में रिकम्पाइलेशन हुआ। नेक्स्ट, तो ये सब है हाउ वी, ये जो मॉडर्न कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं, ये नथिंग बट इट इज एक्चुअली अ पीरियड बिटवीन रामायण एंड महाभारत एरा। एंड द इंडस स्क्रिप्ट जो आपको मिलता है वो कुछ नहीं, वो इंडो सीथियन स्क्रिप्ट है। सीथियंस दे यूज दिस काइंड ऑफ ए स्क्रिप्ट, इंडियंस नेवर यूज, क्योंकि हम संस्कृत और संस्कृत से beginning from the Vedic era onwards, we used phonetic logic only for using any script. We never used this kind of a script. तो इसलिए केवल वही एरिया में क्यों मिलता है, और वो एक पर्टिकुलर एरिया टाइम में ही मिलता है। एंशंट लेयर्स में जाएंगे आपको वो कुछ नहीं मिलेगा, तो वो वैदिक पीरियड है आर्कियोलॉजिकल। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सो दिस इज हाउ। नेक्स्ट, एकम शास्त्रम अधीयानो न गच्छेत शास्त्र निर्णयम। ये सुश्रुत में है कि एक शास्त्र, माने केवल आर्कियोलॉजी पढ़ के कहो कि खोद के कुछ नहीं मिला तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। ये बहुत अन्याय है इतिहास के साथ। थैंक यू। Thank you, Vedveer ji, for such elaborate deliberations on the Indian calendar. Though you have made certain assumptions which should be challenged by many, you are pushing back Buddha by 1,000 years. That is something in itself which becomes a issue which needs to be explained in greater detail. So, if you would care to share some of that research in Yes. in greater detail, Yes. but that is the cornerstone of all this thing. Yes. बुद्ध 500 BC की जगह 1800। 1800 BC में हुए। ये हाँ, ये मैं एक तो पारंपरिक तिथि बताया हूँ, उसको मैंने ना जितने भी व्हाट आई डिड, आई स्टडीड 25,000 inscriptions written in dated in Shaka Samvat. More than 500 to 700 inscriptions have been rejected as a forgery. I became more very curious about studying why some inscriptions are spurious or forgery. Then I found a lot of astronomical information is available. They are not able to explain in the 78 AD because Shaka era commenced in 78 AD. और एक और सबसे बड़ी समस्या, कालिदास कह रहे हैं कि 3067 BC 67 कलयुग में लिख रहा हूँ, फर्स्ट सेंचुरी BC में, एंड ही इज यूजिंग शका era. How it is possible? A person born in first century BC can't use an epoch which actually commenced 120 years later. It was actually an ancient Shaka Samvat that started 583 BC. ये मैंने क्या किया, चालुक्यों का एक कॉपर प्लेट है. He is actually describing about total solar eclipse on Vaishakha Amavasyayam Mahadevatayur Ubhayor Vrishabharashau रोहिण्यरिक्षे रोहिणी नक्षत्रे. वो जो टोटल सोलर इक्लिप्स है उस पूरे कॉपर प्लेट को इन्होंने फोर्जरी करके समेट के रखा, कहीं ठीक से पब्लिश भी नहीं किया. Then I got my friend Muniratnam Reddy, he's the director epigraphy. Then when I studied that one, then I just took 3,000 years span and tried to find out where that solar eclipse occurred, because now you can easily calculate using the numerous softwares. So only one date matches, that is 9th May 53 BC. And that exactly that Badami area, this total solar eclipse occurred, and the every astronomical information matches with it. It means that dated in 530 Shaka. 530 plus what you have to do, you have to add that 53 BC, then 583 BC is the epoch. Then I started reconciling all inscriptions. Then I found that if you take ancient Shaka 583 BC, then what you have to do, you have to segregate this inscription into two: an ancient Shaka references and the later Shaka references. Then you can easily reconcile every epigraphic evidence and every literary evidence. You need not to reject anything selectively. What we have done selectively, this 661 year chronological problem is due to mixing of those two Shakas. And second, that Buddha and Mahavira became contemporary, but they were never contemporary. There was a 700 years gap.
It's these two problems. These are the two major blunders committed by the modern historians, and we could not explain because we have forgotten that 583 BC Shaka. When Britishers came, they asked us, "You tell us, how can you date Kalidasa first century Vikramaditya? Your Shaka started 7080. He is talking about 425 Shaka. Varamira first century BC is using 427 Shaka in his Pancha Siddhantika. What is going on?" Then we had no idea how to counter it. So then, since that you don't know chronology, let's say, so this is the major blunder. Two blunders led to, but it leads to reconciliation of entire world chronology. It's not just limited to. When you change, Sri Lankan chronology affects everything. Then I started doing this all. When now my upcoming book is actually going to challenge the first AD as Jesus' birth, because you are actually assuming you have to first come out of the Western chronology up to Augustus without any reference to Jesus. Then you will get the best true chronology of the West. Otherwise, if in the because you have to reconcile entire world chronology if you are changing any, it's actually a big jigsaw puzzle. If you remove one piece and then onus is on us to arrange everything. So this is the reason nobody touches chronology. Wonderful. It's a lot to take in for the audience. Questions from the audience. Yes, please. सर मेरा प्रश्न आपसे, जो आपने माइग्रेशन की बात की, देव दानव का संग्राम हुआ, माइग्रेशन हुआ, तो और आपने बताया कि वो अवेस्ता में गए, अने ईरान ईरान। तो ये जो ईरान में गए दानव थे, क्या ये वास्तव में असीरियन सभ्यता, जो कि मेसोपोटामियन सभ्यता थी, उसी का एक भाग थे? और एक छोटा सा और क्वेश्चन है कि आपने चतुर्मास की बात की, क्या चतुर्मास और चौमासा, जो कि मेनली जनजाति समाज या घुमंतु समाज में माना जाता है, दोनों समान है या दोनों में कुछ भिन्नता है? धन्यवाद। नहीं, एक तो है जो माइग्रेशंस है, क्योंकि हम जब जेनेटिक स्टडीज करते हैं तो ये R1 जो है एंटायर यूरेशियन फिनोमेना है, एक केवल भारत में ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। दिस इज एक्चुअली लीडिंग टू द बिग एनिग्मा ऑफ दिस ओरिजिनल होमलैंड ऑफ इंडो यूरोपियन। रिसेंट रिसर्च दे केम अप टू साउथ काकेसस, बिल्कुल ईरान और कैस्पियन सी के तक पहुंच गए, लेकिन वो दे आर नॉट लुकिंग एट द ईस्ट बिकॉज ईस्ट वाज लेफ्ट ब्लैंक। वो गवर्नमेंट रिपोर्ट में एक पेज में लिखा जाता है इंटेंशनली लेफ्ट ब्लैंक। तो हिस्टोरियंस आर इंटेंशनली लेफ्ट द ब्लैंक इंडियन हिस्ट्री, बिकॉज आप थे ही नहीं तो आपको देखेंगे क्यों। तो ये सारे प्रॉब्लम है। बस थोड़ा सा अफगानिस्तान आ जाइए, आपको मिल जाएगा सारा ओरिजिनल होमलैंड, मगर वो देखना नहीं चाहेंगे उसको। ये एक समस्या है। साइंटिफिक स्टडीज के पीछे कुछ अजम्पशंस होते हैं, उन अजम्पशन को आप सच मान लेंगे तो साइंटिफिक स्टडीज के जो रिजल्ट्स हैं, इस यही रीजन है कि सो मेनी इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज आर कमिंग आउट विद द डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट, because everybody is coming with certain assumptions. Instead of assumption, I'm thinking believe on traditional history, because आपका दादा बताएंगे आपका परदादा कैसे थे, कुछ भी खुदाई करने से पता नहीं लगेगा आपको वो, ठीक है। तो वो आपको ट्रेडिशनल एविडेंस को, उसके प्रति जो आपने अविश्वास जो लाया, ये एक्चुअली बाइबल ने लाया। क्योंकि 1600-1700 के बाद जितने भी यूरोपियन एकेडमिशियंस दे वर बाय बर्थ क्रिश्चियन, उनके मन में बैठा हुआ था कि 3000 बीसी में फ्लड है, 4000 क्रिएशन है। तो एनीबॉडी इज क्लेमिंग बियॉन्ड 3000 इज माइथोलॉजी, अनसाइंटिफिक एंड वो। ये 3000 बीसी का एक माइंडसेट है, ये कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं। आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला, नहीं मिला था, लेकिन आप सिनोली में आपको रथ मिला, पहले तो थे नहीं। 3200 बीसी का आपको आयरन का एविडेंस मिल रहा है। तो ये जो है आपका एक उस माइंडसेट से आपको बाहर निकलना है कि फर्स्ट ट्रेडिशनल क्रोनोलॉजीज को आप, जैसे मेगस ये इजिप्शियन हिस्टोरियन जो कि क्राइस्ट से पहले 300 साल पहले हुए, वो 6000 बीसी से इजिप्शियन हिस्ट्री लिख रहे हैं, उसको उठा के 3000 बीसी लाया गया। क्यों 3000 साल क्यों खा? क्योंकि वहां कोई है ही नहीं क्लेम करने का, क्योंकि दे डोंट बॉदर अबाउट एंशिएंट इजिप्शियन हिस्ट्री एट ऑल। तो ये जो है अनरीजनेबली क्रोनोलॉजी को करटेल किया गया, उसको आगे लेके आया गया एक माइंडसेट। और ये जो माइग्रेशंस है ये जेनेटिकली प्रूवन है, ईरानियंस एंड वो सेपरेट हुए थे, और सुमेरियंस की भी जो जेनेटिक एविडेंसेस है कई सारे हैं कि वो है। तो ये अभी ऑन गोइंग है आर्कियोजेनेटिक स्टडीज। जो हमारे यहाँ है, ये जो दानव, दानव को ऐसा नहीं है कि कोई सींग या कुछ ऐसा होते थे, वो हमारे ही
स्टेप ब्रदर्स थे या कजन्स थे, 2 कजन्स में पॉलिटिकल राइवलरी है, चले गए। जैसे आज कांग्रेस बीजेपी है, उस तरीके से पॉलिटिकल राइवलरी रही होगी। उस समय ये था कि भाई हम साथ नहीं रह सकते क्योंकि आपके हीरो अलग है, मेरे हीरो अलग है। इसलिए वामन ने बलि को क्यों जाने को कहा, वो उतना अच्छा राजा होते हुए भी, क्योंकि आपके लिए हिरण्यकश्यप जो है, आपके लिए वो विलन नहीं हो सकता ना, तो मेरे लिए विलन है, तो हम दोनों मिलके एक देश नहीं बना सकते। तो एक देश बनाने के लिए कॉमन हीरोज का होना प्रथम आवश्यकता है। तो ये है। और वो चातुर्मासी वाला तो फिर बहुत। सर, आपके रिसर्च पर एपिग्राफी का जो इन्फ्लुएंस हुआ, वो उसके बारे में बताइएगा। हाँ, वो मेन रूप से मैं ये शक संवत वाला, जब मैंने कोट वेंकटाचलम के एक पुस्तक में पढ़ा था, वो एक साइरस हीरा 550 बीसी में यूज करते थे। मैंने कहा अगर है तो उसका कोई ना कोई एपिग्राफिक एविडेंस होगा। उसको चेक करने के लिए मैंने ये 25,000 इंस्क्रिप्शन ढूंढ मारे, क्योंकि कुछ नहीं मिला मुझे, मगर मुझे एक नया शक संवत मिल गया, जो कि उन्हीं में एक पूरा प्राचीन है। कोई साइरस ने कोई इरा ही स्टार्ट नहीं किया, अगर वो पर्शियंस ने ही कभी नहीं यूज किया, हम कहाँ से यूज करना प्रारंभ किए? तो ये वहां से मुझे जो है ये रिकॉन्साइल करना था। सबसे बड़ी समस्या यही थी। एक और मालविका अग्निमित्रम आप पढ़ेंगे, जस्ट स्टार्टिंग में सूत्रधार पारिपार्श्विक आके कहते, भास सौमिल्ल कविपुत्रादीनां प्रबंधान अतिक्रम्य वर्तमान कवेः कालिदासस्य कथम बहुमान। आप रामिल, सौमिल और भास जैसे महान नाटककारों के ग्रंथों को छोड़कर या वर्तमान कवि कालिदास का नाटक का मंचन क्यों कर रहे हो? इसका मतलब है सौमिल, रामिल जो है कालिदास के पूर्ववर्ती हैं, लेकिन आपके इतिहास में अभी जो पढ़ाते हैं वो श्रीहर्ष है। श्रीहर्ष 606 630 एडी में है, कालिदास 400, वो भी वहां के विक्रमादित्य, और हमारी परंपरा में वो उज्जैन के विक्रमादित्य है। और दोनों का कोई समय, कोई गुप्त विक्रमादित्य थे नहीं वो। तो ये जो विसंगतियां हैं, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा पिछले 200 सालों से। तो वो वैसे नहीं चलेगा, इंक्रीमेंटल रिसर्च से नहीं चलेगा। आपको ये पूरी जो कुछ भी हेफाजटली जो कुछ ये जिग्जा पजल बना है सब हटाइए, लेट अस डू वन सेकेंड, तो आपको सच मिल जाएगा। क्योंकि अब हम मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी करने के लिए बहुत इक्विप्ड हो चुके हैं, अभी उस समय संभव नहीं था। You had mentioned earlier कि there are 28 nakshatras and later on वो 27 हो गए. Is there an evidence कि other than the mathematical part कि it cannot be divided equally 28 से? There is also a saying, कहते हैं कि ऋग्वेद में या किसी मतलब पुराने टेक्स्ट में मेंशन किया था कि अभिजीत नक्षत्र, जैसे महाभारत में कहीं मेंशन है कि फॉल ऑफ अभिजीत या फॉल ऑफ जो हुआ था 60 डिग्रीज लैटिट्यूड से नीचे जाने के से अभिजीत दिखता नहीं था, समथिंग लाइक अ पोल स्टार। इसलिए उसको वहां से 27 नक्षत्रों की गणना से निकालना पड़ा, इसलिए 28 की जगह 27 हो गए। इसका कोई प्रमाण है आपके पास या कहीं पे, जहाँ पे जिस इपॉक से जहाँ पे हुआ कि ये 28 से अभी 27 हो गए हैं, और ना कि मैथमेटिकल तो बाद में आया कि इसको इक्वल डिवीजन के लिए, लेकिन पहले 27 28 नक्षत्र ही माने जाते थे और उसी के हिसाब से काल गणना होती थी, क्योंकि वो एक ध्रुव तारा के जैसे पोल स्टार हम लेते हैं उस तरीके से अभिजीत नक्षत्र को लिया जाता था। तो उसका अगर है उल्लेख तो प्लीज बताइए। अब बेसिकली क्या है कि वी डोंट वांट टू डील विद द फ्रैक्शंस। व्हाई? बिकॉज in any calendar you have to have a solution in integers. Okay, इंटीजर्स में चाहिए, तो इसीलिए 365.25 को हमने 366 क्यों राउंड ऑफ किया? ये राउंड ऑफ करने की एक मजबूरी है एस्ट्रोनॉमी में। उसी के बेसिस पे 180 डिग्रीज को 14 में डिवीजन एंड 14, 180 डिग्री 14 14, तो 28 नक्षत्र। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इनिशियली स्टार्ट किया गया। लेटर दे रियलाइज व्हेन दे वांटेड टू मैथमेटिकली सिमुलेट इट, they found it is very problematic due to fractional values. If you are considering 360 को 27 से डिवाइड कर दीजिए, देन 13.2 आपको एग्जैक्ट, आपको विदाउट एनी फ्रैक्शनल वैल्यू मिल जाता है। एक दूसरा, ये जो 27.36 डेज वाला जो सिनोडिक मोशन है, वो उनको पता लग चल चुका था तब तक, तो देन दे थॉट इट इज बेटर टू राउंड ऑफ टू 27 इंस्टेड ऑफ 28। तो इस तरीके से 28 टू 27 का जो माइग्रेशन है, वो सिद्धांतिक एस्ट्रोनॉमी और प्री सिद्धांतिक एस्ट्रोनॉमी को अलग करता है। और बाकी तो 12 ईयर साइकिल और 7 डे वीक, ये सब। This is a very vast area. We cannot sort of put it in a short period.
वेदवीर जी की पुस्तकें भी हैं. Anybody who is interested must go through the details and then he is here for माइक he's चलेगा. Hello. Yes, so I was saying that इतने vast topic को 1 घंटे में समाप्त करना possible नहीं है, but it was just a attempt to inculcate in you a thought कि this is something which needs to be explored. He have done extensive research. While today we may question some of his research as assumptive, but it is certainly worth exploring. And I thank him for the effort which he has made that has made us think again in various different dimensions. I'm sure as time flows, we'll probably hear more of him. Thank you so much, Vedveer ji, and thank you so much, Thank you. BLF. थैंक यू सर. Can I borrow the mic, sir? Oh, yeah. That's probably gone fine. धन्यवाद वेदवीर आर्या जी और ऋषि शुक्ला जी एक इतने अद्भुत और ज्ञानवर्धक सेशन के लिए. हमें इतनी सारी बातें आपने बताई इतिहास और एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल्स के बारे में, आर्कियोजेनेटिक्स के बारे में. अब मैं निहारिका जी से अनुरोध करूंगी कि वो यहाँ आए और हमारे एक्सपर्ट्स को सम्मानित करें. BLF मेमेंटो, BLF 2025 मेमेंटो जो भूरीबाई जी द्वारा बनाया गया एक आर्ट वर्क है. तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए. इतना बढ़िया सेशन रहा. Okay. Thank you so much.